हेलो स्टूडेंट, करियर ग्राफ के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 8 हम मेजरमेंट का सीरीज देख रहे थे। इससे पहले आप सेकंड लेक्चर मेरा देख चुके हो। इससे पहले हम आपको ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए थे। आज का जो लेक्चर है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं मूविंग आयरन का कैसा होता है। मूविंग आयरन दो टाइप के होते हैं, एक अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव। दो टाइप के आपके मूविंग आयरन होते हैं और ये जो कंस्ट्रक्शन है वो अट्रैक्टिव टाइप का है। अगर कभी पूछा जाता है कि इन दोनों में ज्यादा यूज किसको करते हैं तो रिपल्सिव मूविंग आयरन का यूज करता है। ठीक है, तो दोनों का वर्किंग सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम इसी से बता रहे हैं आपको अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन से। तो यहाँ पे आप सप्लाई देख रहे हो, एसी और डीसी दोनों देख सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है, यहाँ पे ये आपका निगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल एक साथ में देखते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन आपकी नीचे को होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे बाइंडिंग है और पॉजिटिव और निगेटिव करंट यहाँ से इंटर करेगा, करंट इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला क्या है? मूविंग आयरन। क्या है? मूविंग आयरन। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा उसमें मूविंग क्वाइल था, मूविंग क्वाइल। इसमें क्या है? मूविंग आयरन। ठीक है, ये Fe प्लस निकल दोनों का एलॉय होता है। ये निकल यूज क्यों करते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए आपका निकल यूज होता है। सेकंड आपका क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग टॉर्क हम किससे देते हैं? ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हो, स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों से हम एमआई में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रीफर हम स्प्रिंग कंट्रोल को ही करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों पोजीशन पे यूज किया जा सकता है। थर्ड है आपका डैम्पिंग। डैम्पिंग किसके द्वारा दिया जाता है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के द्वारा। ये जो आप देख रहे हो वो क्या है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। और यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव ये जो फ्लक्स है वो आप जो देख रहे हो यहाँ पे, उसकी वैल्यू होती है 0.00620007 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपका डेवलप करता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं? ये जो मूविंग आयरन देख रहे हैं वो ये जब सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है और कोई आयरन को मैग्नेट में रखोगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंटर पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होते हैं। पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अकर। ठीक है, ये जो आयरन आप देख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके बाद ये क्या होगा? अपना पॉइंटर इनिशियल पोजीशन से मूव करेगा और हमें रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर होता है? 1/2 आई स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा। ये ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। TD इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा। TD इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में क्या होगा? TC इक्वल टू TD, TC इक्वल टू TD। TC क्या है? KC थीटा, KC थीटा इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा, 1/2 आई स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा। KC थीटा इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा। थीटा इक्वल टू क्या है? 1/2 KC आई स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? आई स्क्वायर। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आ गया। तो स्केल कैसा? नॉन लीनियर। स्केल कैसा? नॉन लीनियर। लीनियर नहीं। एमआई में कौन सा स्केल यूज करते हैं? नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको आउटपुट में कौन सी वैल्यू मिलेगी? आरएमएस वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी? आरएमएस वैल्यू मिलेगी। एक यहां से क्वेश्चन बनता है, जे लेवल में तो आता नहीं है बट कवर कर लीजिए। कंडीशन फॉर लीनियरिटी, जो मेरा स्केल है उसको लीनियर बनाने की क्या कंडीशन है? ये क्वेश्चन
एई में और गेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा रखा है, ईएस में भी आ रखा है, तो वही जेई में वही सब क्वेश्चन कॉपी होते हैं। तो ये देख लीजिए एक बार, इसका डेरिवेशन हम कर देते हैं। थीटा इक्वल टू क्या है, 1/2 KC आई स्क्वायर DL अपॉन डी थीटा। दोनों तरफ थीटा से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो थीटा स्क्वायर बन गया 1/2 KC आई स्क्वायर एल आई स्क्वायर एल DL अपॉन डी थीटा इंटू थीटा। तो आप देख रहे हो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। अगर ये टर्म आपका कांस्टेंट बन गया तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो कंडीशन ये तो पहले से कांस्टेंट है, तो कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन आ गई थीटा डीएल अपॉन डी थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछा जाता है कि एम आई का जो स्केल है वो लीनियर बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो लीनियर बनाने की जो कंडीशन होती है वो होती है थीटा डीएल अपॉन डी थीटा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन हम एम आई से क्या बना सकते हैं, एम आई अमीटर बना सकते हैं और वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ये एम आई से दो ही चीज बना सकते हैं हम, एम आई अमीटर और एम आई वोल्ट मीटर। इसकी एक खास बात यह है कि विदाउट मॉडिफिकेशन एम आई 50 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एम आई इंस्ट्रूमेंट 50 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, इसमें नो डाउट। 50 एम्पियर अप्रॉक्स 50 एम्पियर करंट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन मेजर करते हैं। इस कारण इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करंट यूज करने के लिए। उसके बाद वोल्ट मीटर बना सकते हैं। उसके बाद इसका रेंज कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं मीटर को, ये हमारा मीटर है, इसके पैरेलल में क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर यूज करेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो पैरेलल में, ठीक है, कांस्टेंशन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाने का तरीका है, इसका जो देख रहे हो टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर का टाइम कांस्टेंट आर एल एम अपॉन आर एम। टाइम कांस्टेंट क्या होता है आर एल सर्किट में, टाइम कांस्टेंट फॉर आर एल सर्किट क्या होता है एल अपॉन आर। तो मीटर का जो टाइम कांस्टेंट है एल एम अपॉन आर एम किसके इक्वल होगा, जो शंट में आपने यूज किया है ब्रांच उसका एल एस एच अपॉन आर एस एच, एल एस एच अपॉन आर एस एच। तो आप यहां से ये दोनों का टाइम कांस्टेंट अगर इक्वल कर देते हैं तो हमारे जो एम आई मीटर है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आप देख रहे हो एम आई वोल्ट मीटर, नेक्स्ट एम आई वोल्ट मीटर। इसकी रीडिंग स्टैंड करने के लिए हम आरएससी यूज करते हैं। सीरीज में मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसका नाम है आरएससी। इसको भी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आरएससी के पैरेलल में एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। आरएससी के पैरेलल में एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी वाला बात ध्यान में रखिएगा, दोनों का एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण हम फोकस कर रहे हैं फिर से कि एमआई मीटर में फ्रीक्वेंसी को क्या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम टाइम कांस्टेंट के इक्वल करते हैं। कंडीशन क्या आती है, एल एम अपॉन आर एम इक्वल टू एल एस एच अपॉन आर एस एच। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एम आई वोल्ट मीटर में फ्रीक्वेंसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, आरएससी के पैरेलल में कैपेसिटर यूज करते हैं और ये इतना कैपेसिटर यूज करते हैं, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आप ध्यान में रखिए 0.41 एल एम अपॉन आरएससी का स्क्वायर। ये क्रैश कोर्स है तो इतनी बात आप एमआई में ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें नो डाउट एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने जा रहा है। अगर आप फुल लेक्चर होते तो ये भी हम प्रूफ करके देते, ये भी हम प्रूफ करके देते और रिकर्सिव टाइप का भी वर्किंग प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करके देते, बट आपका क्रैश कोर्स है ये तो। और इतना पढ़ने के बाद एमआई में आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं सारी बात, जो जो इंपॉर्टेंट कहानी है इसकी। एमआई दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, और सबसे ज्यादा रिपल्सिव टाइप यूज होता है। इसमें मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल की जगह मूविंग आयरन यूज करते हैं, जो किसका होता है एफ और एनआई का एलॉय होता है। एनआई क्यों यूज किया जाता है, स्ट्रेसिस लॉस को कम करने के लिए।
कंट्रोलिंग टॉर्क किसका यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग ग्रेविटी दोनों इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर हम स्प्रिंग कंट्रोल के करते हैं। डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है। बी कितना होता है 0.06 टू 0.007 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद टॉर्क कितना आता है हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा। स्केल कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। कंडीशन क्या होती है, लीनियर बनाने के लिए थीटा डीएल अपॉन डी थीटा को आप कांस्टेंट कर दीजिए, लीनियर बन जाएगा। एप्लीकेशन एमआई अमीटर और एमआई वोल्ट मीटर। एमआई अमीटर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन 50 एम्पियर करंट मेजर किया जा सकता है। एक्सटेंड करने के लिए मीटर के पैरेलल में एक शंट कॉइल लगाते हैं, ठीक है, शंट कॉइल लगाते हैं। इस अमीटर को फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट करने के लिए मीटर का टाइम कांस्टेंट और शंट कॉइल का टाइम कांस्टेंट इक्वल कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एमआई वोल्ट मीटर को रीडिंग एक्सटेंड करने के लिए मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू आरएससी है, और ये एमआई अमीटर को फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट करने के लिए एक कैपेसिटर यूज किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है 0.41 एलएम अपॉन आरएससी का स्क्वायर। तो ये आपका एमआई आपका खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम दो इंस्ट्रूमेंट और बचे हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों हम कवर कर देते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वी एंड आई आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके।